सभी बच्चों जय हिंद। और जो गुड मॉर्निंग वाले हैं सभी को गुड मॉर्निंग। आई एम लेट बट उपलब्ध हूँ। चलिए सर, आज क्लास नहीं चलेगी? नहीं, बिल्कुल चलेगी कोमल। और ये सर क्लास नहीं चलेगी क्या उज्जवल? अब सारे बच्चे आ जाइए, क्लास शुरू हो चुकी है आपकी। एक्चुअली थोड़ा समय देर हूँ। उज्जवल प्रणाम, आशीर्वाद बाबू। एक बार शेयर कर लो, जम के एक बार शेयर कर लो आप सभी। जम करके एक बार आप सभी शेयर कर लो ताकि बच्चों की जो थोड़ी सी जो आपकी संख्या है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। मैं 10 मिनट लेट से हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। मैं 10 मिनट देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बस एक सेकंड, थोड़ा सा शेयर कर लीजिए आप सभी। थोड़ी सी चीज़ें शेयर कर लीजिए। बस जस्ट हम शुरू ही कर रहे हैं। कितने लोग हैं भाई? सभी को गुड मॉर्निंग है सभी बच्चों को। कल क्वेश्चन जो कराया गया था वहीं से आज आगे हम लोग करेंगे। कल जितने क्वेश्चन आपको कराए गए थे आज वहीं से हम लोग आगे करेंगे। एक बार आप सभी लोग लाइव आ जाएं और शेयर कर लें। एक बार आप सभी बच्चे लाइव आ जाएं और शेयर कर लें। एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाएं और शेयर कर लें ताकि चीज़ें थोड़ी सी स्मूथली चल सके। स्वागत है सभी बच्चों का स्वागत है। वेलकम इन बीट एग्जाम्स। बीट एग्जाम्स में आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे विद्यार्थियों का स्वागत है। एक बार बता दीजिए कि क्या वॉइस क्लियरिटी ठीक है? वॉइस मुझे तो लग रहा है कि ठीक लग रही है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। वॉइस की क्लियरिटी लगभग ठीक रही है। 15 में अच्छा, आप लोग आंसर भी करना शुरू कर दिए हैं। सर वॉइस तेज कराइए। वॉइस बालक देखिए जरा सा क्या दिक्कत है। देख रहे हैं हम, थोड़ा ओबीएस करिए सर। वही सेकंड वाले चले भाई, देखने का प्रयास करें आप सभी क्या लग रहा है इसमें से। यहां से तो वॉइस ठीक लग रही है। आप सभी की क्या कंडीशन है? अब बालक आवाज ठीक हो गई होगी शायद। अब आवाज ठीक हो गई होगी। चलो कल कल जहां से छूटा था, कल जहां से छूटा था वहीं से आज कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। कल जहां से छूटा था आज वहीं से कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। कल जहां से छूटा था आज वहीं से कंटिन्यू प्रयास करेंगे। वो कहाँ है सर? पेन। चलो देखिए, कल एक लास्ट क्वेश्चन जो आपसे किया गया था वो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने था कि कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष आपको, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष आपके लिए कानून कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ये कल लास्ट प्रश्न था आपके लिए। कल ये प्रश्न लास्ट था कि कानून के समक्ष कौन सा, कानून के समक्ष समानता से संबंधित था। तो कल इस प्रश्न का उत्तर आपको दिया गया था। आप उम्मीद है कि इसे समझ पाए होंगे। जैसे अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया था आप सभी कमेंट करके बताएंगे। अनुच्छेद 16 में क्या किया गया था, क्या कहा गया था आपसे कि अनुच्छेद 16 में क्या है? सभी बच्चे एक बार फोकस करेंगे क्वेश्चंस पर। सभी बच्चे एक बार फोकस करेंगे क्वेश्चन पर कि क्या लग रहा है आपको, इसका क्या बताया गया था, याद है कि नहीं याद है? एक बार सभी लोग बताएंगे कि आपको याद है या नहीं। कल अनुच्छेद 16 में आपसे जो डिस्कस किया गया था, अनुच्छेद 16 में जो आपसे डिस्कस किया गया था उसकी जानकारी अभी आपको है कि अनुच्छेद 16 में आपसे कहा क्या गया था? अनुच्छेद 16 में आपसे कहा क्या गया था? क्या आप इसको याद अभी कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं? याद कर पा रहे हैं इसको कि नहीं कर पा रहे हैं? शीघ्रता से बताने का प्रयास करेंगे।
चलिए भैया आंसर करें। गुड मॉर्निंग प्रतिभा पटेल और आकांक्षा श्रीवास्तव, उज्जवल सिंह, सोनिया केशरवानी। उज्जवल, लोक नियोजन में समानता, वेरी गुड। राम जी बोल रहे हैं सब याद है। और कोमल सोनी सीएसओ, मतलब अगला वाला प्रश्न भी इन्होंने आंसर कर दिया जो हमने पूछा ही नहीं। राजेंद्र विश्वकर्मा गुड मॉर्निंग। धीरज कुमार और आलोक, उज्जवल, रीना मौर्य, सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद, गुड मॉर्निंग। और इसी गुड मॉर्निंग के साथ हम लोग शुरू कर लेते हैं कि लोक नियोजन के समानता की बात क्या कहां पे लोक नियोजन में समानता होगा आर्टिकल 16 के तहत। और 15 के तहत क्या होगा, बोला गया था कि जैसे कोई मूल वंश का व्यक्ति है, मूल वंश का है, या फिर जैसे जन्म के स्थान में अंतर है, या किसी में रंग के स्थान पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। जैसे अब इसका एक सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल आप क्या मानेंगे, जैसे रंग भेद का एग्जाम्पल, जैसे कहा जाता है कि गोरकी पतरकी रे, बोला गया गोरकी पतरकी रे मारे गुलेलवा से कि जियरा उड़ जाए हमार। अगर इस तरह से गाना है तो ये रंग भेद का गाना है। ये कैसा है, ये रंग भेद का गाना है, ये रंग भेद सिखाता है। मैं काला हूं तो क्या हुआ दिलवाला हूं, मैं काला हूं तो क्या हुआ दिलवाला हूं, मैं तेरा 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 चाहने वाला हूं। ये भी कैसा है, ये रंग भेद पर आधारित गाना है मित्रों। अगर ये रंग भेद पर आधारित है तो बताओ किस आर्टिकल का उल्लंघन कर रहा है, किस आर्टिकल का उल्लंघन कर रहा है। आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहा है ये गाना, सीधे सीधे आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहा भैया, सीधे सीधे। ये किस आर्टिकल का, तो आर्टिकल 16 का उल्लंघन कर रहा है। अमरदीप जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। मूल वंश, ठीक है, जन्म या रंग के स्थान पर विभेद करेगा, आर्टिकल किस तहत, नारेंद्र कुमार जी गुड मॉर्निंग। रीना मौर्य का 15, ठीक है। तो भैया आर्टिकल 15 रंग भेद की बात करता है, जैसा हमने अभी 2 सॉन्ग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है कि कानून के समक्ष माने विधि के सामने सभी लोग समान होंगे। और 13 क्या कह रहा है कि कोई भी संसद के द्वारा कोई भी ऐसा नियम कानून बनाया गया जो मूल अधिकारों को लागू करता हो, मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता हो, मूल अधिकारों का हनन करता हो, ऐसी कंडीशन में वह नियम, वह कानून, वह विधि उस सीमा तक शून्य समझी जाएगी जिस सीमा तक वह एफआर का, फंडामेंटल राइट का, या मौलिक अधिकार का, या मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है, उस अधिकार का उल्लंघन करता है। लखन गुड मॉर्निंग। और हर्ष पांडे, आशीर्वाद बाबू, तेजस वर्मा, नहीं क्या बोले हैं, अच्छा वाह, हाँ ठीक है, थैंक यू। चलो क्या हो गया भैया, मारे गुलेलवा से कि जीरा उड़ जाए हमार, रंग भेद पर आधारित 15 है। एक बार सारे लोग प्रेम से बोलो, जहां जहां बैठे हो आप, जहां जहां भी बैठे हो वहीं से एक बार जयकारा लगा दो, जय हिंद कमेंट करते हुए जयकारा लगा दो कि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन और अनुच्छेद 15 में रंग भेद, मूल जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। और 14 क्या कह रहा कि कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। और 13 क्या कह रहा है कि ये सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि मूल अधिकारों पर बनाए गए किसी भी नियम कानून के संरक्षण की बात करता है। आ जाओ मुन्ना, आ जाओ मेरे सभी शेरों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन होगा आपके लिए। आज आपके लिए जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा ये, आज आपके लिए जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय, ठीक है, भारत का जो नेशनल इनकम है उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पुष्पेंद्र सिंह का ए आ गया, राम जी का जय हिंद सभी बच्चों को है, और सीएसओ सोनिया कोशरवानी जी का सीएसओ आ गया, नीरज मौर्य का सी आ गया है, उज्जवल का सीएसओ आ गया, राम जी का सीएसओ आ गया, राहुल का सीएसओ, राज मौर्य का सीएसओ। सभी बच्चे ठीक ठाक आंसर कर रहे हैं, सभी बच्चे ठीक ठाक आंसर कर रहे हैं भाई, सभी बच्चों का आंसर लगभग ठीक ठाक हो जा रहा है। आपको इस बात का इल्म है, मतलब आपको इस बात का ज्ञान है
आपको इस बात का ज्ञान है कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और बिल्कुल सटीक जवाब आप देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी विद्यार्थी किस चीज के पात्र हैं भाई? बधाई के पात्र हैं। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। कैसे पात्र हैं? बधाई के पात्र हैं कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ठीक है, इसको बोलेंगे केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ठीक है, CSO बोलेंगे इसको, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। NNP का कोई मतलब यहाँ राष्ट्रीय आय और GDP GNP ये स्पेशल चैप्टर है, पूरा एक का कॉन्सेप्ट है, इसको हम किसी ना किसी टॉपिक में कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारे लिए क्या हो जाएगा? CSO हो जाएगा, अर्थात पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और CBD से कोई मतलब इसमें नहीं है। चले भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर क्या बोला गया कि भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये बात आपसे पूछी गई है। कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया? किस दिशा में भाई आंसर कर रहे हैं आप सभी? छिपी बेरोजगारी, देखो ऑप्शन ए दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र, बी दिया गया है द्वितीयक और सी दिया गया तृतीयक और डी दिया गया है चतुर्थक क्षेत्र। अब इनमें से प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से क्षेत्र में? राम जी ने कहा कि सेकंड प्राइमरी सेक्टर, सेकंड का प्राइमरी सेक्टर, अच्छा हाँ प्राइमरी सेक्टर। रीना मौर्य का ए, अमरदीप का गजब गुरुदेव, अच्छा थैंक यू। कुमार लो का लिखे ए, नरेंद्र कुमार लोधी, आकांक्षा का ए आ गया, नरेंद्र का ए आ गया, कोमल सोनी का ए आ गया, आलोक का ए आ गया भाई, सचिन कुमार का ए और नरेंद्र कुमार लोधी का ए। कितनी बार ए करेंगे? ए कितनी बार बोलेंगे भाई? ए उत्तर आ गया। चले क्या लग रहा है? उज्जवल सिंह का भी ए आ गया। आप सभी बच्चों ने लगभग ए आंसर करा है, इसलिए मैं आपके बहुमत के साथ हूं। किसके साथ हूं? मैं आपके बहुमत के साथ हूं। अब इसमें कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य खनन का क्षेत्र आता है। अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो क्या क्या आएगा? कृषि आ जाएगा और वानिकी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? मत्स्यन का क्षेत्र आ जाएगा। और कैसे क्षेत्र आते हैं? खनन का क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं वो आ जाएंगे किस क्षेत्र के तहत भैया? वो आ जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र के तहत। पशुपालन भी इसी में आता है, पशुपालन भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है, अर्थात प्राइमरी सेक्टर की चीजें हैं। अब जरा सा बताओ कि द्वितीय क्षेत्र की चीजें क्या क्या है? द्वितीय क्षेत्र में आप किसे कह सकते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र की जो चीजें हैं जैसे निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, विद्युत है, गैस है ना, जलपूर्ति है, ये सब सेकंड माने सेवा क्षेत्र, जो सेकंड क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस तमाम चीजें आएंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पर निर्माण आ जाएगा, यहाँ पर विनिर्माण आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण आ जाएगा और गैस सेवा आ जाएगी, है ना, विद्युत की सेवा आ जाएगी, विद्युत आ जाएगा। ये सभी के सभी जो हैं, या जलपूर्ति जैसे होता ना, जलों की पूर्ति की जाती है, तो एक आप लिख सकते हो कि जलापूर्ति भी इसी का हिस्सा है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कौन सा सेकंड माने सेकंड क्षेत्र की चीजें, कौन सी थर्ड क्षेत्र की चीजें हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या आ गया बच्चों? तीसरे क्षेत्र में क्या आ जाएगा? जैसे परिवहन आएगा, संचार आएगा, व्यापार आएगा, है ना, बैंकिंग व्यवस्था आएगी। क्या क्या आ जाएगा?
इसमें आ जाएगा परिवहन, और क्या आ सकता है इसमें बैंकिंग आ सकता है, और क्या आ सकता है इसमें परिवहन आ जाएगा, इसमें बैंकिंग आ जाएगा, और क्या आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में संचार आ जाएगा, बीमा आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा। इसमें संचार आएगा, बीमा भी आएगा, और क्या आ जाएगा परिवहन, बैंकिंग, संचार, बीमा, शिक्षा। शिक्षा की भी बात इसी में की जाती है। एजुकेशन अगर कभी आपसे पूछे कि एजुकेशन किस एरिया का या किस सेक्टर की चीज है, तो आप बोलेंगे भैया ये टर्शियरी माने तृतीय क्षेत्र की चीज है, तृतीय क्षेत्र की चीज है। अच्छा बताना जरा सा चतुर्थक में क्या आ जाएगा। चतुर्थक में आ जाएगी जैसे बौद्धिक गतिविधियां होती हैं, बौद्धिक गतिविधियां समझते हैं, जैसे सरकार चलती है तो बुद्धि से चलती है, इसके अंतर्गत क्या शामिल करते हैं, इसके अंतर्गत करते हैं बौद्धिक गतिविधियां। क्या बोलेंगे बौद्धिक गतिविधियां, बौद्धिक गतिविधियां। जैसे क्या कहेंगे सरकार हमारी बुद्धि से चलती है कि बैल बुद्धि है, सरकार हमारी बुद्धि से चलती है कि बैल बुद्धि से चलती है। मुझे लगता है कि आप लोग बी ऑप्शन चूज करेंगे, सरकार तो हमारी बैल बुद्धि से चलती है। लेकिन लाइब्रेरी और जैसे पुस्तकालय कह सकते हैं, जो पुस्तकालय होते हैं, और इसी के साथ साथ जो हमारा कल्चर होता माने संस्कृति, आवर कल्चर इज पार्ट ऑफ चतुर्थ श्रेणी मानेंगे इसको, क्वार्टनरी बोलते हैं शायद, क्वार्टरी सेक्टर मतलब क्वार्टर होता है ना, क्वार्टर तो आप समझते ही होंगे है ना, खंबा, अद्धा, पौआ, क्वार्टर। बदमाशों इधर देखो, चतुर्थ सेक्टर की चीजें हैं ये, ठीक है। बौद्धिक गतिविधियां किसके अंतर्गत आती हैं, तो चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। अब आप बताओ कि छिपी बेरोजगारी, अच्छा एक नाम और ध्यान देना कि छिपी बेरोजगारी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, छिपी बेरोजगारी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। हाँ ठीक बैल बुद्धि ही चलती है, ठीक। मैं जान रहा था कि आपका उत्तर भी आएगा बैल बुद्धि में। इसको देखो छिपी बेरोजगारी को प्रच्छन्न है ना, इसका एक नाम और देते हैं, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। आगे किया कराया था शायद, एक आध बार क्वेश्चन हुआ है, एक आध बार क्वेश्चन हुआ है। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल प्लीज ऐसे मतलब सब्सक्राइब वाला बटन मुस्कुरा रहा होगा, मतलब ऐसे हल्का सा टच कर देना, बस हल्का सा उसे टच कर दो भैया, और बगलिया में घंटा ऐसे मतलब ऐसे कराओ, घंटवा ऐसे टच कर देना है ना, हल्का सा फील कराना, बहुत अच्छा टच फील होता है। जो भी नया बच्चा है मेरा, जो भी मेरा नया लाल है, जो भी मेरा नया बच्चा है, बहुत शीघ्रता से क्या कर देगा, चैनलवा को सब्सक्राइब कर लेगा और घंटवा का बटन प्रेस कर लेगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। क्योंकि आप तब आते हैं जब मैं आपको शेयर करता हूं, जब आपको मैं व्हाट्सएप पे या कहीं किसी सोर्स से मैसेज करता हूं, तो आप अपनी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए कि फ्री में अगर आपको जीएस प्रैक्टिस मिल रहा है और एक बेहतर प्रश्न मिल रहा है, चारों ऑप्शन की व्याख्या मिल रही है, एक अलग कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है मेरे शेरों कि थोड़ा सा जागृत रहो। अगर थोड़ा सा भी आप जागृत हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह की कठिनाई होने वाली है। अगर आप थोड़ा सा भी जागृत हैं तो मुझे लगता है कि आप सबसे अलग कर पाओगे। आप में जो क्षमता है, आपका जो पोटेंशियल है, वो कहीं ना कहीं औरों से आपको अलग कर देता है, ठीक ना, कहीं ना कहीं आपसे अलग कर देता है। देखो त्याग के बिना कुछ संभव नहीं है, त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं ना, जब हम एक सांस लेते हैं तो पहली सांस छोड़ते हैं तब दूसरी सांस आती है, तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अगर ज्ञान लेना तो आलस से आपको छोड़ना है, आलस से छोड़ना है, शर्म छोड़नी है, थोड़ी सी बेहयाई पर उतर जानी है, ठीक है, थोड़ी सी बेहयाई पर उतर जानी है और अपने लिए उतरना है, किसी और के लिए नहीं। हरजाई बन जाओ अपने आलस्य के प्रति, बेवफाई कर दो आलस्य से अपने, और जम करके आप सभी लोग भाग लेंगे अपने इस अपने कैरियर को बनाने के लिए, ठीक है। अपने कैरियर के लिए आप थोड़ा सा मेहनत अगर करते हैं, देखो असफल होना कोई बुरा नहीं है, आप असफल हैं इस बात में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तो तब है जब सफल होने के लिए आप अच्छे से प्रयास नहीं करते हैं। तो सफल होने के लिए आपको प्रयास करना है, बेहतर प्रयास करते रहना है, ठीक है। आप शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक चीजों को शेयर करके ले जाएंगे,
ताकि हमें भी थोड़ी सी सहायता मिल सके इस बात के लिए कि जब आपकी संख्या ज्यादा रहती है तो चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उम्मीद है कि ये बात आप समझ ही गए होंगे, इतने नासमझ तो है नहीं कि बात समझे नहीं। समझ समझ में वो ऐसा समझे, हमें बात समझ आया कि वो कुछ समझे ही ना थे। देखो, समझ समझ में वो ऐसा समझे कि हमें बहुत देर में समझ आया कि वो कुछ समझे ही ना थे। भूराजस्व कर सर्वाधिक किसके समय था? अब ये इतिहास का जुड़ा हुआ क्वेश्चन है मेरे भैया, और इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा रहा है कि ये पूछ रहे हैं चाचा पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का, कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक है जिसके समय टैक्स सबसे ज्यादा था, टैक्सेशन सबसे ज्यादा था, किसके समय? ये बात आपसे पूछी जा रही है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। सर आप बताएं हम लोग किससे चलते हैं, बैल बुद्धि से या बुद्धि से? कोमल सोनी, नहीं आप देखो, जो मेरा बच्चा है यार वो कैसे बैल बुद्धि हो सकता है? मेरा बच्चा कभी बैल बुद्धि नहीं हो सकता। इतना तो, अरे यार मैं खुद को गला रहा हूँ, जवानी और कैरियर दोनों दांव पे लगा करके आपको पढ़ाता हूँ। आजकल तो जीवन भी दांव पे लगा हुआ है। 1.5 किलोमीटर दूर है, गली के उस पार मेन रोड के पास, उस पार मेरा फ्लैट है, इस पार सर का 1 किलोमीटर का रेंज होगा, 1.5 किलोमीटर का, और वहां से 20 पुलिस कम से कम रास्ते में मिलती है। तो जान और डंडा दोनों से बचा करके मैं आता हूं और बौद्धिक गुंडई करता हूं आपके साथ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी बौद्धिक गुंडे हैं। बौद्धिक गुंडे इन द सेंस कि हम लोग किताबी कीड़े नहीं, किताबों से बाहर भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे लोग कभी बैल बुद्धि नहीं होते, कतई मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। आप लोग मेरे साथ हैं, हमारी टीम के साथ हैं, तो आप तो सबसे प्रखर होंगे। आपकी बुद्धिमत्ता की प्रखरता का कोई तोड़ नहीं है, आप अद्वितीय हैं, अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं। चलो बच्चा, क्या हो गया? इसका उत्तर जरा सा करने का प्रयास करोगे मेरे पुत्र? इसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे मेरे पुत्र। क्या लग रहा है? गयासुद्दीन बलबनवा है क्या? नहीं। अलाउद्दीनवा है क्या? गयासुद्दीन तुगलकवा है क्या? कि मोहम्मद बिन तुगलक है? इनमें से कौन सा लग रहा है सही सही? कौन सा इसमें सही सही लग रहा है? आंसर करने का प्रयास करेंगे आप सभी बच्चे। गयासुद्दीन बलबन, बलबन एक ऐसा आइटम था जिसने लौह और रक्त नीति का पालन किया था। थोड़ी सी बात समझ लो, लौह और रक्त नीति का पालन किया था, लौह और रक्त नीति का पालन किया था, लौह और रक्त नीति का पालन किया था। और इसने अपने दरबार में गैर इस्लामिक परंपरा सिजदा, सिजदे की है लाखों लाखों दुआएं मांगी, आजा है तुझको। बस करो, बहुत बदमाशी करते हो तुम लोग। सिजदा और एक है पायबोस, सिजदा, पायबोस और नौरोजा, सिजदा, पायबोस और नौरोजा, ये 3 काम इसने शुरू करा था। दिल्ली सल्तनत के दरबार में ऐसा पहली बार हुआ था, दिल्ली सल्तनत के दरबार में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी ने गैर इस्लामी परंपरा को लागू किया था। और ये स्वयं को अफरासियाब राजवंश से संबंधित बताता है। स्वयं को ये किस राजवंश से? तो अफरासियाब राजवंश से संबंधित बताता है। फारस का बड़ा प्रतिष्ठित घराना था, और इसने टैक्सेशन को लेकर के काम तो करे थे, लेकिन कोई नहीं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे ये टैक्सेशन करता था। लेकिन अच्छा, टैक्स की बात है ना, ये जो अलाउद्दीन खिलजी चाचा हैं, अलाउ चचा ने लगभग 50% कर वसूला था। कितना प्रतिशत? 50% कर वसूला था, जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा टैक्स अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने लगभग 50% कर लगाया था, लगभग 50% कर लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक है, अर्थात 1/2 भाग टैक्स लेने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। बाकी सब जो दिल्ली सल्तनत में प्रचलित था, बाकी जो दिल्ली सल्तनत में प्रचलित था, उसी टैक्स को ये लोग लगाते हैं, बाकी लोग इसी टैक्स से लगाते हैं। अरे
पागलों। आंकड़ा शब्द से नहीं लगाते हैं। कह रहा है कि आप जरूर लव मैरिज किए होंगे, तुम्हें कोई आपत्ति है? आधुनिक भारत के अमरीश पुरी। देखो क्या हो गया, गयासुद्दीन बलबन। दूसरा वाला ऑप्शन बदमाशी ना किया करो तुम लोग, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। कितना? 50% टैक्स। कितना? 50% टैक्स लेता है ये। कितना टैक्स लिया? 50% टैक्स लेता है, इस बात को समझ लेना। कितना टैक्स लिया है? 50% टैक्स लिया है, ठीक है। 50% टैक्स लेने वाला शासक कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। बाकी तो सब जो प्रचलित थे उसी को इन्होंने लिया है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। तेजस अभी सर कुछ नहीं कह रहे हैं, पहले सर डीएम बनेंगे। अनु सर के लव मैरिज हुई है, क्यों सर? अरे पागलों, सही पकड़े हैं आप लोग, ठीक नहीं पकड़े हैं। देखो क्या है उत्तर, इसका हो जाएगा बी वाला, मैंने अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा एक बात ध्यान देना, इसने कुछ अन्य टैक्स भी लगाए हैं। इसने कुछ अन्य टैक्स लगाए जो दिल्ली सल्तनत में पहली बार ऐसा हुआ है। एक तो है घरी कर, या इसी को कहा गया गृह कर, या इसी को अंग्रेजिया में बोल देंगे हाउस टैक्स। क्या बोलेंगे? हाउस टैक्स। तो हु इज फर्स्ट पर्सन ऑफ दिल्ली सल्तनत जिसने गृह कर लगाया था, जिसने घरी कर लगाया था, वो व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। वो व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने घरी या गृह कर लगाया था, हाउस टैक्स लगाया था। दूसरा इसने एक टैक्स लगाया था चरी कर। कौन सा? चरी कर, या इसी को बोलते हैं मेरे मुन्ना चारागाह टैक्स। इसी को बोलते क्या है? चारागाह। और प्राचीन काल में इसी को बोला जाता था, प्राचीन काल में इसी को बोला जाता है विविध। क्या बोलते थे? विविध, ठीक है। विविध कर, विविध का मतलब होता है चारागाह टैक्स, ठीक है। विविध कर का मतलब होता है चारागाह टैक्स। प्रतिभा पटेल ने घरी कर और चरी कर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत 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 खूब, बहुत जबरदस्त आप लोग आंसर कर रहे हैं भाई। सभी बच्चे मेरे बौद्धिक गुंडाई का प्रयास करते हुए, अपने बौद्धिक क्षमता का भान कराते हुए यहाँ पे जुड़े पड़े हैं। अच्छा यम बिटिया के बारे में सुन लो थोड़ा सा। यम बीटी ये ऐसा मतलब बेवकूफ शासक माना जाता है जैसे मूर्ख सुल्तान कहते हैं। ये आंशिक पागल या मूर्ख शासक था, ऐसा कहा गया। एक आध बार आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, किस बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसने 5 योजनाएं शुरू करी थी, वो 5 की 5 योजनाएं असफल हो गई थी, ठीक है। 5 योजनाएं असफल हो चुकी थी, इसकी 5 योजनाएं असफल हो चुकी थी। उम्मीद है कि लल्ला ठीक से बात समझ में आ रही होगी। उम्मीद है कि लल्ला बात ठीक से समझ में आ रही होगी। अच्छा देखो, जो बच्चे भी नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले यार, ताकि घंटवा बजे तो आप आ जाया करो टाइम से, मुझे शेयर ना करना पड़े। मैं शेयर करता हूँ, 2 मिनट आप ही का जाता, मेरा नहीं। 2 मिनट आप ही का जाएगा, मेरा क्या है, हम तो ठहरे परदेसी। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अघोरी, अघोरी एवं लिंगायत किसके उप संप्रदाय है? अघोरी और लिंगायत किसके उप संप्रदाय है? यह प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न पूछा गया मेरे लालों, यह प्रश्न पूछा गया मेरे शेरों। क्या प्रश्न पूछा गया है? अघोरी और लिंगायत किसके उप संप्रदाय है? ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी शैव, ये साहब लिखा गया है, इसको शैव करते हैं, शैव, और ऑप्शन सी बौद्ध, और ऑप्शन डी शाक्य। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? नरेंद्र का आ गया उत्तर ए, नरेंद्र कुमार लोधी का ए आ गया, उज्जवल सिंह का ए आ गया, धीरज का ए आ गया। गजब गुरु, थैंक यू भाई। अमरदीप प्रजापति जी, नरेंद्र कुमार लोधी का ए आ गया, दीपक मौर्य का ए आ गया, नरेंद्र का ए आ गया, उज्जवल सिंह का ए आ गया, वरुण का ए आ गया है।
बाकी लोग भी आंसर कर दिया करो भाई। उत्तर क्या लग रहा है? ए लग रहा है। अरे भैया अघोरी कैसे उत्तर ए हो जाएगा? हमारे बारे में बोले हो क्या रामजीत? हम कहाँ घाट को लौटेंगे, हम तो अभी घर चले जाएंगे। चलो क्या लग रहा है? रीना मौर्य का ए आ गया, अंकित बिंद का ए आ गया, और ये प्रभा मिश्रा का ए आया है, कोमल सोनी का डिलीट आया है। कोमल सोनी का डिलीट आया, बधाई हो, डिलीट कर दिया इन्होंने। राम जी का भी डिलीट आया है। चले भैया मैं समझ गया, प्रभा का शी आ गया। अरे यारों अघोरी और लिंगायत ये दोनों शैव संप्रदाय के या शैव संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं। अवघड़ का नाम सुने हैं? अवघड़ अघोरी ये क्या है? शैव के उप संप्रदाय हैं। लिंगायत एक बार आपसे मैं बताया हूं कि शिवलिंग की पूजा हम लोग शैव धर्म में करते हैं। शिवलिंग की पूजा हम लोग शैव धर्म में करते हैं। तो लिंगायत आ जाए, चाहे आपसे पूछ ले कापालिक, क्या पूछे भैया? कापालिक पूछ ले, कापालिक किस संप्रदाय के हैं, ठीक है? या आपसे पूछ ले अघोरी या अवघड़, ठीक है? या आपसे पूछ ले अरे आदित्यनाथ योगी कौन से संप्रदाय के हैं? आदित्यनाथ योगी कौन से संप्रदाय के भाई? गोरक्ष, ठीक ना? गोरक्ष संप्रदाय, गोरख संप्रदाय, ठीक है? गोरक्ष संप्रदाय जिसके संस्थापक हैं मशेंद्रनाथ। ये तो कई बार पूछा भी गया है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मशेंद्रनाथ आपसे पूछा गया है कि गोरक्ष संप्रदाय के हैं। अब मेरे भैया ये बताओ, सब के सब शैव धर्म के हैं? सब के सब? अरे सर जी गलती हो गया, ऑफलाइन भी बताया हूं। दीपक जब आपको मैं पढ़ा रहा था, ऑफलाइन भी बताया हूं, मेरे चैनल पे भी आप लोग पढ़े थे। मैं धर्मों के बारे में जब बता रहा था तो वहां भी आपको बताया हूं। ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत किया करिए। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रहने गालिब ख्याल अच्छा कहते हैं। वाह राम जी, दिल को खुश रहने का ख्याल अच्छा है, अच्छी बात है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। राज तरंगड़ी के अनुसार, बारे भैया, राज तरंगड़ी के अनुसार अशोक के प्रिय देवता कौन थे? राज तरंगड़ी के अनुसार पूछा गया है। राज तरंगड़ी के अनुसार पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक के सबसे प्रिय वाले लवली लॉर्ड उसके कौन थे? प्रिय देवता कौन थे? अशोक के शासनकाल की बात आपसे पूछी जा रही है कि उसके प्रिय देवता कौन थे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप अपने नन्हे नन्हे हाथों से अच्छा अच्छा आंसर करेंगे। मैंने भी बताया था। अच्छा, रीना मौर्य का सी बताया था इन्होंने, धन्यवाद। ई लिख दिया बिस्ट, उज्जवल सिंह लिख दिया बिस्ट, अजय कुमार बिस्ट की बात नहीं मैं कर रहा था, मैं गोरक्ष धाम की बात कर रहा था, गोरक्ष पीठ की बात कर रहा था। मैंने भी बताया था। सिद्धांत शर्मा का बी आंसर है, दीपक मौर्य का, उज्जवल का शिव, हाँ ठीक है, धीरज का शिव है, शिव है, शिव है। मिस सिंपी सनवी का शिव माने शैव धर्म, ठीक है, शिव देवता थे, हाँ ठीक है, शिव। उज्जवल का ए बौद्ध शिव। राजन आशीर्वाद बाबू, राजन सिंह जुड़ चुके हैं भाई, अच्छा लगा आप जुड़े हैं। प्रभा मिश्रा का ए आ गया है, राजन सिंह का डी आ गया है, नीरज मौर्य का डी आ गया है। कैसे हैं राजन? रामजी सिंह, राम जी का क्या आ गया? बौद्ध आ गया। कोमल सोनी का ए आ गया। मतलब एकदम देखो, जो बच्चा मेरा इंडिविजुअल हिस्ट्री का क्लास किया होगा
चाहे वो मुझसे इतिहास पढ़ा होगा, तो मैं जब अशोक को पढ़ाता हूं या राजतरंगिणी के बारे में बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि राजतरंगिणी के बारे में कल्हड़ ने लिखा है। राजतरंगिणी को किसने लिखा है? तो कल्हड़ ने लिखा है। और कल्हड़ इसमें कश्मीर का इतिहास लिखता है। कहां का इतिहास? कश्मीर का इतिहास लिखा है। ठीक हो गई बात? कश्मीर का इतिहास लिखा है। और यह भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। भारत का पहला ग्रंथ है जो क्रमिक इतिहास की जानकारी देता है। क्या करता है? क्रमिक इतिहास की जानकारी देता, सीरियल वाइज, सीरीज वाइज देता है। और इसमें इसने बताया है कि कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी, सारी बातें लिखते चलो, हर बात एक एक लाइन का प्रश्न है भैया, हर बात एक एक लाइन का प्रश्न है, सारी बातें लिखते चलो। कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जालौक था। क्या नाम बताया उसने? जालौक था। और एक सूचना ये और देता है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक, बौद्ध से पूर्व अशोक क्या था? शैव था। अशोक शैव उपासक था। और एक बात और याद रखना कि यह प्रत्येक दिन 500 ब्राह्मणों को अपने हाथ से भोजन कराता था। और इसी में एक लाइन और जोड़ दिया कल्हड़ ने, कहा कि जब वह बौद्ध से पहले शैव धर्म का उपासक था तो उसके जो प्रिय देवता थे, उसके प्रिय देव कौन थे भैया? प्रिय देव उसके कौन थे? शिव थे। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर मजबूत, सुंदर, सस्ता और टिकाऊ आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा बच्चा लोग। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लेना, जिस भी नोट्स में लिख रहे हो एक एक पॉइंट वहां पे ऐड कर लेना। एक एक पॉइंट 1000 का काम करेगा। कभी 1000 रुपए की नोट अगर कहीं गिरी मिलेगी तो क्या करेंगे आप लोग? उठा लेंगे ना। तो 1000 का एक लाइन है। हालांकि 1000 की नोट तो बंद हो चुकी है, ठीक ना, लेकिन रख लेना इसलिए कि अपने बच्चों को समझा लेना। योगी आदित्यनाथ का लिख रहे हैं आप लोग। प्रभा मिश्रा यूपी बोर्ड। प्रभा मिश्रा मैं सीबीएसई से हूं। अरे बप्पा रे। तो प्रभा आपको मेरी बात समझ में तो कम आ रही होगी बच्ची, आपको मेरी बात थोड़ी सी कम समझ में आ रही होगी, लेकिन अगर आप अपने घर पे हिंदी में बातचीत करती हैं, जैसे आपकी मम्मी हिंदी बोलती होंगी, आपके पापा भी शायद हिंदी बोलते होंगे, परिवार में दादी दादा चाची चाचा नानी नाना सब हिंदी में बात करते होंगे, अगर आप उनसे बात करके उनकी बात को समझ ले रही हैं तो आप मेरी बात को भी आप समझ पाएंगी। ठीक है, तो आप इस बात को भी समझ पाएंगे। ठीक हो गई बात? एकदम देखिए, इसीलिए मैं व्यवहारिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूं, एकदम व्यवहारिक लहजे में बोलता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है वायलेट कलर में आपके पास। अगला प्रश्न है वायलेट कलर में कि सिंधु स्थलों से प्राप्त काले कोयले के टुकड़ों को कहा जाता है। सिंधु स्थलों से प्राप्त काले कोयले माने करियवा करियवा कोल। कैसा? करियवा करियवा कोयला। करियवा करियवा कोयला के टुकड़े को क्या कहा जाता है? सौंदर्य प्रसाधन कहा जाता था। पहला ऑप्शन सौंदर्य प्रसाधन, दूसरा सेलखड़ी और तीसरा शिलाजीत, और चौथा आ जाएगा क्या? रंग के टुकड़े। अब भैया जहां बोलो भाई, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? पार्टी कर रहे हो, दुनिया परेशान है, तुम पार्टी समझ में आ रही है। राजन सिंह, रामजी सिंह, उज्जवल सिंह का बी आंसर आया है।
सनवी का उत्तर बी आया है, उज्जवल का सेलखड़ी, प्रतिभा पटेल का बी आया है। नीरज मौर्य पार्टी के चक्कर में पड़े हैं। राजन सिंह सर ये क्लास 9 क्यों लिखा है? क्लास 9 क्यों लिखा है? ये कहाँ पे क्लास 9 लिखा है? हाँ, जैसे ये जो जीएस प्रैक्टिस की क्लास है जो अभी आप पढ़ रहे हैं राजन, इसको हम नाम दिए हैं जीएस प्रैक्टिस, ठीक है। और ये डेली लाइव शो चलता है, ये डेली लाइव शो है और मॉर्निंग में 9:30 बजे से लेकर के इसकी शुरुआत होती है। 9:30 बजे से डेली इसी प्लेटफॉर्म पर, यहीं पर रोज 9:30 बजे। हाँ, जब सूचना दे रहा तो एक बात मैं और आपसे कह दूं कि आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट है, वो हम लोग कल करेंगे आपके लिए, लेकिन सूचना दे दें हम कि बहुत जल्दी ही आपके लिए इंडिविजुअल हिस्ट्री, ठीक है, इंडिविजुअल हिस्ट्री की क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूं, इंडिविजुअल इतिहास की क्लास मैं शुरू कर रहा हूं। और जो भी बच्चा इसमें टीजीटी पीजीटी का फॉर्म डाला होगा, या आपके भाई हैं, आपकी बहन है, भाभी हैं, दीदी है, जो कोई भी है, कोई मित्र है, कोई जानने पहचानने वाला है, जो भी जैसे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा हो, एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहा हो, जूनियर टीचर की तैयारी कर रहा हो, या पीसीएस के लिए सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा हो, एक सब्जेक्ट तैयार करना चाह रहा हो जीएस के तौर पर, उन सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इंडिविजुअल हिस्ट्री वाले इस बैच को थोड़ी सी अपना सपोर्ट। इस बैच को हम शुरू कर रहे हैं 1 मई से, इस बैच की शुरुआत हो रही है 1 मई से। अभी डेट आपको बताई गई है, टाइमिंग का अनाउंसमेंट हम बाद में कर देंगे, आजकल में टाइमिंग हम आपको बता देंगे कि टाइमिंग क्या है इसकी। 1 मई से इसकी शुरुआत होगी इंडिविजुअल हिस्ट्री की क्लास की। और ये क्लास जो है ये वास्तव में बहुत ही डीप से पढ़ाई जाएगी। आप समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये टीजीटी पीजीटी का लेवल देगा, ये टीजीटी और पीजीटी का लेवल देगा, तो आप समझ सकते हैं, या हमने कहा कि ये पीसीएस का लेवल देगा, या फिर ये आरओ एआरओ का लेवल देगा, तो वास्तव में मैं इसमें कोई कंजूसी नहीं करूंगा। इसकी डेमो क्लासेस शुरू होंगी 1 मई से, ठीक है। तो आप खुद भी जुड़ सकते हैं, अपने चाहने जानने वालों को भी जोड़ सकते हैं। ऑफलाइन की तरह इसको पढ़ाया जाएगा जैसे ऑफलाइन की क्लास हो, ठीक है। और इसका जो फीस ऑफलाइन में लेता था वो करीब 5 से 6 हजार रुपया था, करीब 5,000 रुपया था, लेकिन अब इसको कट कुट करके मात्र 1499 रुपया में, मात्र 1499 में पूरा का इतिहास कम से कम 4 से 5 महीना चलेगा। सोच लो कि 4 महीना 1.5 घंटा सवा घंटा की क्लास रहेगी और एक बेहतर नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में और लिखवा करके भी दिया जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस बैच को हमारे थोड़ा सा अपना प्यार दें, अपने सहयोगियों तक शेयर करें, ठीक है। और एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल जीएस की क्लास शुरू हो रही है और ये भी 1 मई से शुरू हो रही है। 1 मई से इंडिविजुअल जीएस की क्लास है। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी वनडे लेवल का अगर आप कर रहे हैं, इवन एसआई तक भी, तो इंडिविजुअल जीएस की क्लास हम फ्री में चलाएंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, साइंस, इकोनॉमिक, पॉलिटी सभी पेपर पढ़ाए जाएंगे। और इसका भी डेमो क्लास शुरू हो जाएगा, इसका भी डेमो शुरू हो जाएगा 1 मई से। तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी इच्छा है कि आप सभी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करके और बेहतर से लॉकडाउन का फायदा उठाएं, इस आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास करें। चलो बच्चों, आ जाओ अगले प्रश्न की ओर, आ जाओ अगले प्रश्न की ओर। हाँ, एक बात और, मेरे व्हाट्सएप पे जाना, और व्हाट्सएप पे मैंने एक डीपी लगाया हुआ है, उसको आप सभी लोग अपना अपना डीपी वो लगाएंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे, और फेसबुक पर प्लीज आप सभी लोग शेयर कर देना, आप सभी लोग इसको शेयर कर देना, फेसबुक पर आप सभी लोग इसको शेयर कर देना। चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, इसका उत्तर तो दिया ही नहीं था। उत्तर क्या होगा? सिंधु स्थलों से प्राप्त काले कोयले को शिलाजीत कहा जाता था। क्या बोलते थे? शिलाजीत। सेलखड़ी तो एक पत्थर होता था, पत्थर की मुहर होती थी, ठीक है, मुहरों को शिलाजीत कहा था। रंग के टुकड़े का कोई मतलब नहीं, सौंदर्य प्रसाधन हमें पता है कि विभिन्न स्थलों से पाए गए हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे,
सभी बच्चे ध्यान देंगे। नीरज मौर्य कह रहे व्हाट्सएप नंबर क्या है? आजमगढ़ से हैं गुरुजी। भाई तुम लोग यही पार्टी भी कर लो, सब कुछ कर लो, बस पढ़ना नहीं। हाँ ठीक है, सही बोले राम जी, हम भी इनको डांटने वाले थे। हम अपना डीपी नहीं चेंज करेंगे। दीपक मौर्य, अरे यार डीपी ना चेंज करो, तुम व्हाट्सएप स्टेटस तो लगा लो। व्हाट्सएप नंबर ले लो मेरा 8707034423 और ये मेरा नाम है कुमार कौशल सर, लिखता हूं विद रिस्पेक्ट कुमार कौशल सर। आप लिखेंगे, मैं कभी खुद को सर नहीं कहता। 870-703-4423 ये नंबर है आपके पास। आप इस पे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, हाय हेलो कुछ भी लिख करके भेज दीजिए बच्चों। और इसी पे मैंने अपना स्टेटस लगाया हुआ है, एक ऐड है मेरा। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे उसको अपने वॉल पे सेट करें स्टेटस के तौर पे, और फेसबुक से शेयर करें सभी बच्चे। आपका इस जीएस बैच का जो फीस होगा वो यही होगा, मेरा थोड़ा सा प्रमोशन। जीएस प्रैक्टिस की जो फीस होगी वो यही होगा कि आप प्रमोशन करेंगे। वेयर आर यू? प्रभा मिश्रा, हम भाई आजमगढ़ से हैं बच्ची। आजमगढ़ जनपद है, लेकिन यहाँ क्षेत्रवाद ना फैलाओ तुम लोग। क्षेत्रवाद, जिलावाद, प्रांतवाद ये सब ना फैलाओ। जिस काम के लिए आए हो, बारात आए हो, तो रसगुल्ले पर फोकस करो। दुल्हन के चक्कर या मतलब पड़ोसियों के चक्कर में ना पड़ो कि दुल्हन के बाहर कौन है, दुल्हन की पड़ोसी कौन है। हालांकि ज्यादातर विद्यार्थी उसी चक्कर में रहता है। क्या लिखा गया? सिंचाई हेतु अनेक नैहरे सिंचाई के लिए अनेक नैहर नहीं है यार ये नहरे हैं, ठीक है, नहरे हैं। सिंचाई हेतु अनेक नहरें बनाई गई हैं, सिंचाई के लिए अनेक नहरें बनाई हैं। राजनाथ गोविंद आजमगढ़ के शेर है, फूलपुर से हैं सर। अब तुम सब बता दो, मतलब घर का एड्रेस दे दो। पढ़ाई करने के लिए जुड़े हैं तो पढ़ाई कर। हाँ, अब कोई बच्चा फालतू काम ना करेगा। सुनो, अब कोई बच्चा पढ़ाई काम ना करेगा। सिंचाई हेतु सब लोग केवल इस पर फोकस करेंगे। सिंचाई हेतु अनेक नहरें बनवाया। किस एक शासक ने सिंचाई के लिए अनेक नहरें बनवाया है? क्या बलबन ने बनवाया, अलाउद्दीन ने बनवाया, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, या फिरोज शाह तुगलक ने बनाया? कौन सा बनाया है? किसने बनाया है? जल्दी बताया भाई, किसने बनाया है? बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? हमें अभी बलबन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अलाउ के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, मोहम्मद तुगलक के बारे में छोड़ दो। आज आपको फिरोज तुगलक के बारे में देख लो। फिरोज तुगलक अर्थात जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एफटी कहता हूं मित्रों। क्या बोलता हूं? एफटी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? एफटी माने फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, हालांकि इसके पहले गयासुद्दीन तुगलक था, इसके पहले जीटी था, माने दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जीटी था जिसने नहर बनवाया था। ठीक है, नहरों का काम कराने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद दूसरी बात कि एफटी के द्वारा सर्वाधिक नहरें बनवाई गई। ठीक है, सर्वाधिक नहरें, एफटी के द्वारा सर्वाधिक नहरें बनवाई गई। एफटी के द्वारा सर्वाधिक नहरें बनवाई गई हैं। ठीक है, एफटी के द्वारा सर्वाधिक नहरें बनवाई गई हैं। एफटी के द्वारा सर्वाधिक नहरें बनवाई गई हैं। एफटी के द्वारा सर्वाधिक नहरें, एक सेकंड थोड़ा सा टाइम देंगे आप लोग। एक सेकंड बच्चों, प्लीज वेट अ सेकंड। थोड़ा सा मामला गर्म हो गया है। चलो देखते हैं क्या मोड़ लेती है जिंदगी। भूल बैठी है अपनी पता जिंदगी। हाँ ठीक हो गया। सिंचाई के लिए अनेक नहरें किसने बनवाया है? तो बलबन को कट कर दो, अलाउ को कट कर दो, इसको भी कट कर दो। एक ऑप्शन आज लेते हैं एफटी को। एफटी के बारे में क्या क्या समझना है? एफटी एक ऐसा शासक है जिसने दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल बिछा दिया। नहरों का
जाल बिछाने वाला शासक कौन है? नहरों का जाल बिछाने वाला शासक यफ्टी है। यफ्टी वो पहला व्यक्ति था जिसने खैरात विभाग की स्थापना की। खैरात विभाग की स्थापना की। खैरात विभाग माने दान विभाग। यफ्टी वो पहला शासक था जिसने बेरोजगार दफ्तर की स्थापना की। बेरोजगार दफ्तर की स्थापना की। यफ्टी वो पहला शासक था जिसने गुलाम वंश या इसी को बंदगान कहते हैं, दीवाने बंदगान अर्थात दास विभाग की स्थापना की। दास विभाग की स्थापना की। और यफ्टी वो पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने निःशुल्क चिकित्सालय स्थापना किया। निःशुल्क चिकित्सालय को स्थापित किया। यफ्टी वो पहला शासक था दोस्तों, बच्चों, यफ्टी वो पहला शासक था जिसने निःशुल्क चिकित्सालय स्थापित कराया। और यफ्टी वो पहला शासक था जिसने PWD विभाग की स्थापना कराई। यफ्टी वो पहला शासक था जिसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना कराई, जिसके आधार पर सड़क और पुले बनाए जाते थे। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सभी लोग इतनी बात अगर याद रखेंगे तो यफ्टी से जुड़ने वाले, यफ्टी से बनने वाले लगभग सभी प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था तो जिसने पहली बार सल्तनत में यह काम किया था कि नहरों का जाल बिछवा दिया था, दान विभाग की स्थापना करा दी थी, बेरोजगारों के लिए बेरोजगार दफ्तर लगवा दिया था, दासों के लिए दास विभाग बना दिया था, निःशुल्क चिकित्सालय स्थापित करा दिया था, PWD पाल चच्चा वाला विभाग जिसे कहते हैं लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसी ने कराया था। चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होता है? देखो, मैं सारे के सारे क्वेश्चन हैंड रिटन लिखता हूं, फिर खुद टाइप करता हूं, फिर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे सपोर्टर हमारे हैं, वो उसको एक गजब का फॉर्म देते हैं, फॉर्मेट देते हैं, तब ये चीजें आपके पास इतने अच्छे रूप से आ पाती हैं। तो इन सब के बदले में जो आपको दिया जाता है वो आपसे उम्मीद ये की जाती मेरे मुन्ना मेरे मुन्नियों कि क्या आप चीजों को शेयर करके थोड़ी सी संख्या बढ़ा, मतलब हमारे प्रमोशन में हमारा सहायता करेंगे। ठीक है, हमारे प्रमोशन पे आप हमारी सहायता करेंगे। ठीक हो गई बात? चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? लॉर्ड हार्डिंग पर, यहां पे लॉर्ड मैं अपने से लिख दे रहा हूं, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी था। वो कौन सा आदमी था, वो कौन सा आइटम था जिसने बम फेंक दिया लॉर्ड हार्डिंग पर, अब वो आइटम बम बन गया? इसका उत्तर आप सभी देंगे। देश की आजादी में हमारे क्रांति वीरों के द्वारा जो जो कांड किए गए हैं मेरे यारों, बहुत ही गजब का है। कभी तो हृदय इतना प्रसन्न हो जाता है, प्रेम की धारा निकल करके चहुओर। आंसर करो, आंसर करो भैया। आंसर करो। देखो ज्यादा नहीं, इसमें आप लोग कौन भी कह रहा है? पुष्पेंद्र सिंह कह रहे हैं फिरोज शाह कोटला ग्राउंड भी बनाया एफटी के नाम पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे काम है। मैं तो अपने क्लासेस में कम से कम 25-30 बातें बताता हूं जो काम इसने पहली बार करा था। तो इसका उत्तर होगा ये रास बिहारी बोस। ठीक है, ठीक है, रास बिहारी बोस को इनके षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार किया जाता है। कुल 35-36 लोग गिरफ्तार होते हैं, कुल 37 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार होते हैं। बाद में रास बिहारी बोस यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए रास बिहारी बोस। ठीक हो गई? चलो अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है गुरुदेव, थोड़ा सा आप लोग इंतजार करेंगे, बस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आप लोग वेट करेंगे और अगला क्वेश्चन या जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने बस आ ही रहा है भैया, बस आ ही रहा है।
ये 27 PDF लिखे हैं। चलो आ जाओ मुन्ना, ये खुल गया सिमसिम का दरवाजा। ये क्या खुल गया? ये खुल गया सिमसिम का दरवाजा और आपके सामने सुंदर सुंदर मजबूत मजबूत टिकाऊ टिकाऊ प्रश्न आया है। बहुत बहुत सुंदर सुंदर मजबूत टिकाऊ प्रश्न है। चलो देख लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा इसमें करेक्शन में करूंगा, थोड़ा सा इसमें मैं करेक्शन करूंगा। करेक्शन ये है कि जैसे देखो सुमेलित नहीं है, आपको ये पहचानना है। सुमेलित नहीं है, आपको यही बात पहचाननी है। सुमेलित नहीं है, ये बात अगर आपको पहचाननी है तो आप देखेंगे क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए ऐसे आप कर लीजिए, राजा राम मोहन राय, ठीक है, इनके सामने लिखा ब्रह्म समाज। और बी लिखा है महादेव गोविंद रानाडे, इनके सामने लिखा है एकता समाज, ठीक है, ये ऑप्शन बी हो गया। और यहाँ पे ऑप्शन सी देखो भटक गया, थोड़ा सा दूर आ गया है, तो आप इसे ऑप्शन सी कर लेंगे, दयानंद सरस्वती। और इसके सामने लिखा है आर्य समाज, इनके सामने लिखा है आर्य समाज, ठीक हो गई। और डी वाला ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस मिशन। अब इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है भैया, ये बताना है आपको। प्रभा मिश्रा इका दे रही पानी, आइसक्रीम है, हम पानी पी रहे हैं बच्चा। पुष्पेंद्र सिंह कह रहे हैं बी। कोमल सोनी सर वो वाह इका लिखी। आलोक का इका नो लिखे हैं। नीरज का ए आ गया सर, वो वाला क्वेश्चन कौन सा वाला? वो वाला मतलब कौन सा वाला? इसके पहले वाला जो था वो तो खत्म हो गया ना, चुक मुक हो गया बच्ची, वो खत्म हो गया, उसी का लास्ट आंसर था वो। अब ये नया प्रश्न यहाँ है, नया प्रश्न यहाँ है। ऑप्शन बी या ऑप्शन सी कौन कौन सा सही है? अभी तक उत्तर देने वाले मेरे शेरों में ऑप्शन बी राम जी का आ गया, पुष्पेंद्र का बी आ गया, उज्जवल सिंह का बी, दीपक का बी, सोनी का बी, लगभग सभी बच्चे बी आंसर कर रहे हैं। तो चलो मैं बी को ही टारगेट कर ले रहा हूं कि बी वाला ऑप्शन सही है, अर्थात एकता समाज की स्थापना नहीं इन्होंने करी थी। महादेव गोविंद रानाडे ने एकता समाज की स्थापना नहीं की थी, तो फिर कौन से समाज की स्थापना की थी भैया? कौन से समाज की स्थापना की थी? बता देना कि प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। यहां से गोविंद रानाडे कौन से समाज की स्थापना करते हैं? तो ये प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। कौन से समाज की स्थापना किए हैं? प्रार्थना समाज की स्थापना की। इस बात को याद रखना। 1867 में, किसमें? 1867 में किया इन्होंने, 1867 में, ठीक है। अब बताओ जरा सा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी थी? तो 1828 में की थी, ठीक है। 1828 में लिखते चलना, 1828 में इन्होंने किया था। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, जैसे ये देखो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। लगे हाथ ये भी बता दो कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? कब की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो 1897 में की थी, आपको बताया हूं। 1897 में, 1897 में इन्होंने करी थी। अब देखो चार बातें याद रखना, चार बातें आप लोग को याद रखना। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1825 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे साहब ने स्थापना करी थी किस समाज की? यहां पे देखो नीचे लिख दिया गया है प्रार्थना समाज की। कब? तो 1867 में। फिर लिखा गया है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन हंस की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की, 1897 में। और दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया था आर्य समाज की, वो कब किया था? 1828
1875 में किया था। ठीक भैया, कब किया था? 1875 में किया था। बताओ तड़का लग गया क्या? बताओ सही लगा की बात? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपके सामने डिजी बोर्ड पर, और इसको भी आप पढ़ करके इसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर आप क्या करेंगे भाई? देखें प्रश्न क्या है, किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे बोला गया है? 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से कौन सा उत्तरवा सही है? ऑप्शन ए कह रहा है बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक, जी के गोखले, या सी वाला एमजी रानाडे, या डी वाला उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा उत्तर सही लग रहा है? ए, सोनी का सी आ गया, पुष्पेंद्र का ए आ गया। और कोई बताएगा भाई? और कोई बताएगा क्या लग रहा है सही? जो बच्चा इसमें सी आंसर कर रहे हैं, जैसे नीरज का आंसर सी आया, आकांक्षा का आया, रीना का आया, राजकुमार का आया, प्रतिभा पटेल का आया, थोड़ा सा मिस हो गया बिट्टी, अगर प्रतिभा पटेल की जगह प्रतिभा पाटिल होती तो बहुत गौरव होता तुम्हें, लेकिन फिर भी ठीक है, सबकी अपनी विशिष्टता है, हर आदमी विशिष्ट है, किसी की कॉपी नहीं करना है, आप खुद में यूनिक हैं। महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है, किसको बोला गया भैया महाराष्ट्र का सुकरात? तो सी वाले बच्चे माने महागोविंद रानाडे को सुकरात बोला गया है। ठीक है, रानाडे को सुकरात बोला गया है, इस बात को आप नोटिस करेंगे। उत्तर के रूप में सी वाला आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखें अगला क्वेश्चन है सही सुमेल नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गलत जोड़े के साथ तशरीफ रख दिया है? आ जाओ, देखो क्या तशरीफ है। रंपा विद्रोह कब हुआ है? 1879 से 80 के बीच में। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में। बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 में। जयंतिया विद्रोह 1868 से 72 के अंदर हुआ है। अब इनमें से कौन सा सही है भैया, ये आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा सही नहीं, मतलब 3 तो सही है, 1 गलत है इसमें से। वंदना मौर्य गुड मॉर्निंग, बहुत देरी से जुटी हैं आप, बहुत देर बाद आप आई हैं। चलो कोई बात नहीं, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो क्या लिखा गया है? जयंतिया विद्रोह 1868 से 72। मुझे लगता है कि जिसका तुक्का लगेगा वही ठीक कर पाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाता है ऐसे में। राजकुमार और अमरदीप पूछ रहे मैथ चलती है? बाबू मैथ सब चलता हमारे यहाँ, देख लो सब चलता है हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे, सारी चीजें चलती हैं, सारी चीजें यहाँ पे चलती हैं। सबसे पहली जो क्लास आपको मिलती है, जो बताएंगे, सबसे पहली क्लास 8 बजे मॉर्निंग में है, 8 AM से। क्या चलता है यहाँ पे? 8 बजे से इंग्लिश चलेगी, और ये इंग्लिश है इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल इंग्लिश है। और उसके बाद अगली क्लास आपकी होगी 9:30 बजे से। अगली क्लास 9:30 बजे से होगी, जो आप चला रहे हैं जीएस प्रैक्टिस, जो जिसमें अभी आप जुड़े हुए हैं। और उसके बाद फिर से 10:30 बजे से 10:30 बजे से अगली क्लास आपको मिलेगी, इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश प्रैक्टिस की। क्यों गुरुजी? इंग्लिश प्रैक्टिस की क्लास मिलेगी 10:30 बजे से। उसके बाद आपको क्लास मिलेगी 3 बजे से, 3 PM से आपको क्लास मिलेगी मैथमेटिक्स की, और ये मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं प्रदीप सर, ठीक है। और उसके बाद 4 बजे से आपको क्लास मिलेगी 4 PM से, वो क्लास होगी रीजनिंग की, वो क्लास होगी रीजनिंग की, जो प्रदीप सर के द्वारा ही पढ़ाया जाता है, बहुत मस्त फैकल्टी है। और फिर आपको मिल जाएगा 5 बजे से
फिर आपको 5 बजे से क्लास मिलती है, जिस क्लास का नाम आपको दिया जाएगा, एक क्लास आपको मिलेगी 5 बजे से, ठीक है। 5 PM से क्लास मिलती है, जिसमें आशीष पांडे सर के द्वारा हिंदी पढ़ाया जा रहा है। तो हिंदी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अभी इतनी क्लासेस आपको इसी चैनल पर लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट और कुछ बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ आपको दिया जा रहा है। तो आप इस शेड्यूल को देख लीजिए और इस पे आने का आप लोग प्रयास करेंगे, सभी क्लास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ये सभी क्लासेस आपको उपलब्ध है, ठीक है। सभी क्लासेस आपके पास उपलब्ध है, आप समय के साथ आकर के देख सकते हैं। एक्स्ट्रा क्लास में इंडिविजुअल हिस्ट्री की क्लास अभी जस्ट मैं अनाउंस किया हूं, इंडिविजुअल हिस्ट्री की क्लास चलेगी। और उसके बाद आपको इंडिविजुअल जीएस माने बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी या यूपी जो पात्रता परीक्षा आई है, यूपी पेट, ठीक है, यूपी पेट, जहां जहां भी एक आरआरबी रेलवे को लेकर के जहां जहां भी पूछे जाते हैं, उसके लिए डेली आपको जीएस की इंडिविजुअल टाइप की क्लास मिलेगी। तो इंडिविजुअल जीएस की क्लास भी लॉन्च होने वाली 1 मई से। आप लोग धैर्य धारण करेंगे, ठीक है। 1 मई से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी और इंडिविजुअल जीएस की हिस्ट्री की बाकी सारी क्लासेस आपके पास उपलब्ध है, आप जुड़ करके देख सकते हैं। आगे देखें, छोड़ दें क्या? चलो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए आपके पास। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। सही सुमेल नहीं है, ये तो बताया हूं आपको। सही सुमेल नहीं का मतलब जो जयंतिया विद्रोह है ये 68-72 में नहीं हुआ है, बल्कि ये 1860 से लेकर के 62 तक हुआ है। 1860 से लेकर के 1862 के बीच में हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं जयंतिया विद्रोह, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया का नाम सुना होगा। जनजाति और पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियों को गारो, खासी, जयंतिया जनजाति कहते हैं। पश्चिम से पूरब इनका क्रम है, ये बात देख लो। गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे क्या है? गारो है, यहाँ पे क्या है? खासी पहाड़ी है, और यहाँ पे क्या है? तो जयंतिया, यहाँ पे जयंतिया। अब इधर देखो क्या होता है, इधर होता है वेस्ट माने पश्चिम, और इधर होता है ईस्ट। कभी कभी आपसे पूछता है कि गारो, खासी, जयंतिया को पश्चिम से पूर्व लगाइए, और कभी कभी पूछता है पूर्व से पश्चिम सजाइए। तो गारो, खासी, जयंतिया को पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम। ये पहाड़ियां भी हैं, ये पहाड़ी भी है और ये जनजाति भी है। तो इसी जनजातियों में जो जयंतिया जनजाति हैं, ये जयंतिया जनजाति ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जब उन्होंने जो वन संसाधन है उस पर अधिकार कर लिया था, तो इन्होंने जनजातियों ने विद्रोह कर दिया था 1860 के अंदर, ठीक है। नील विद्रोह बंगाल में 1859-60 में हुआ था। पावना विद्रोह हुआ था 1873-76 के बीच। रंपा विद्रोह राजू रंपा ने किया था 1879-80 में, यानी 1879 में, ठीक हो गई बात। कोमल सोनी कह रही सर आप 2-3 घंटा पढ़ाया करिए। दो तीन घंटा तो नहीं, लेकिन आप जैसे हिस्ट्री पढ़ ले रही हैं और एक बैच तो जीएस प्रैक्टिस हो जाएगा, एक बैच इंडिविजुअल जीएस हो जाएगा, एक बैच हिस्ट्री हो जाएगी इंडिविजुअल। तो अगर आप पढ़ना चाहती तो 3 बार पढ़ सकती हैं 3 क्लास हमसे, नहीं तो 2 तो आप पढ़ी सकती हैं इंडिविजुअल जीएस और जीएस प्रैक्टिस का। टाइम का पता नहीं चलता आपके पढ़ाने पर। थैंक यू कोमल, धन्यवाद। ये आप इतने अच्छे लोग हैं कि आप मस्त हो जाते हैं, इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है, ये खासियत आप सबकी है। चले ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं कल 9:30 बजे जीएस प्रैक्टिस के साथ। और याद रखना कि 1 मई से इंडिविजुअल जीएस और इंडिविजुअल जीएस के साथ साथ ही इंडिविजुअल हिस्ट्री की क्लासेस टीजीटी, पीजीटी और पीसीएस लेवल की चलेगी। सो प्लीज 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
अपने दोस्तों को, मित्रों को जरूर एक बार सुझाव दें, या करके डेमो क्लास करें। बहुत बहुत थैंक यू। ओके।